नमस्ते दिल्ली वालों और देश के लोगों। आज हम बात करेंगे उस शहर की जो भारत की राजधानी है, जहां से पूरे देश का गवर्नेंस चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही दिल्ली आज किन मुश्किलों से गुजर रही है? क्या आपको पता है कि कैसे यहाँ की गवर्नेंस, यहाँ की हवा, यहाँ की सफाई और यहाँ के विकास पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, एक अनोखे संवैधानिक दर्जे के तहत काम करती है। इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, लेकिन एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर के साथ, जिसे आर्टिकल 239AA के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस अनोखे प्रशासनिक ढांचे के कारण केंद्र और दिल्ली की इलेक्टेड सरकार के बीच हमेशा से प्रशासनिक नियंत्रण, गवर्नेंस पावर को लेकर तकरार रही है। यह तकरार और भी गहरा हो गया है, खासकर जब से भाजपा केंद्र में सत्ता में आई है और 2025 के बाद दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट में भी उसकी उपस्थिति दिख रही है। इस पावर स्ट्रगल का सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली सर्विसेज बिल। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, जिसे कहा गया था कि दिल्ली की इलेक्टेड सरकार की ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण होना चाहिए, सिवाय पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस से जुड़े मामलों के। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत पर जोर दिया था, जिसका मतलब है कि सिविल सर्वेंट्स मिनिस्टर्स के प्रति जवाबदेह होते हैं, मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के प्रति और लेजिस्लेचर जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन केंद्रीय सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मई 2023 में एक अध्यादेश जारी किया। फिर अगस्त 2023 में इस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2023 में बदल दिया, जिसे आमतौर पर दिल्ली सर्विसेज एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के कई ऐसे प्रावधान हैं जो दिल्ली के इलेक्टेड सरकार की शक्तियों को कमजोर करते हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी को सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स पर फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार देता है। अगर चुनी हुई सरकार का अपने सिविल सर्वेंट्स पर नियंत्रण नहीं है, तो वह अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकती। इस स्थिति में सबसे बड़ी चिंता यह है कि पावर का ज्यादा केंद्रीकरण होना डेमोक्रेसी की जवाबदेही को कमजोर कर रहा है। जब एलजी के पास ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा नियंत्रण होता है और वो सीएम की बात भी ना माने, तो सुप्रीम कोर्ट की बताई ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टूट जाती है। इसका मतलब यह है कि ऑफिसर्स अब चुनी हुई सरकार के बजाय एलजी या केंद्र के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं। यह सिर्फ सरकारी सिस्टम में बदलाव नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म पर बड़ा हमला है। इससे चुनी हुई सरकार अपने काम ठीक से नहीं कर पाती और लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति चाहे किसी भी पार्टी की सरकार की हो, पॉलिसी मेकिंग में अस्थिरता ला सकती है। भाजपा ने 4 इंजन गवर्नमेंट का वादा किया था, जिसमें केंद्र, एमसीडी, दिल्ली सरकार और एलजी सब एक ही पार्टी के अधीन होते हैं, ताकि बेहतर समन्वय और काम हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। यह दिखता है कि सिर्फ एक पार्टी का नियंत्रण होने से गवर्नमेंट सुधर नहीं जाता, जवाबदेही की कमी और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। जब सभी इंजन एक ही पार्टी के पास होते हैं, तो क्लियर नहीं होता कि किसी समस्या का जिम्मेदार कौन है, और इस कंफ्यूजन से लोगों में निराशा बढ़ती है। आखिर में ये राजनीतिक तनाव दिल्ली के विकास को ही नुकसान पहुंचाता है। दिल्ली में सिविक सेवाएं, खासकर सफाई और कूड़ा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भाजपा शासित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के नियंत्रण में आने के बावजूद इन क्षेत्रों में कई कमियां और देखी जा रही हैं। सेंट्रल जोन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक नई विशेषज्ञ एजेंसी की नियुक्ति एमसीडी ने मंजूरी दी है, लेकिन इसमें काफी समय लगा है। दरवाजे दरवाजे कूड़ा संग्रहण का प्रस्ताव 2.5 साल से अधिक समय से लंबित था, जिसे मार्च 2022 में प्राथमिकता पर रखा गया था। लेकिन एमसीडी के पुनर्गठन से पहले इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई। मौजूदा ठेकेदार को कम से कम 3 बार विस्तार दिया गया और काउंसलरों ने शिकायत की कि वे अपने पुराने अनुबंधों से निर्धारित कार्यों पर ही केंद्रित थे, जिससे सेवाओं में कमी आई। सेंट्रल और वेस्ट जोन के निवासियों ने लगातार सफाई सेवाओं की शिकायत की है, जिसे अनियमित सड़क सफाई और कूड़ा उठाने में देरी शामिल है। विपक्षी नेता अंकुश नारंग ने यहां तक कहा कि सेंट्रल, वेस्ट और साउथ जोन में स्थिति बिगड़ रही है और कूड़ा उठाने के लिए पर्याप्त वाहन या टिपर नहीं है। एमसीडी की पहली अस्थायी समिति की बैठक में 102 प्रस्तावों में से सिर्फ 25 को मंजूरी मिली, जिसमें सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स को उचित प्राथमिकता नहीं दी गई। जोन 2025 में विपक्षी नेता अंकुश नारंग ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो 820 करोड़ रुपए का फंड देने का वादा किया था, वह अब तक एमसीडी तक नहीं पहुंचा है। इस वजह से एमसीडी वित्तीय संकट में चली गई है। दिल्ली सरकार ने 6 जून 2025 को यह पैसा बेसिक टैक्स असाइनमेंट के तहत एमसीडी को देने की बात कही थी।
सीएम रेखा गुप्ता ने भी कहा था कि पैसा रिलीज कर दिया गया है, लेकिन नारंग के मुताबिक अब तक एक भी रुपया एमसीडी के अकाउंट में नहीं आया। नारंग ने यह भी कहा कि भाजपा के एमसीडी संभालते ही स्टाफ की सैलरी फिर से लेट होने लगी है। अब कर्मचारियों को 10 से 20 दिन देर तनख्वाह मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार के समय पर हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आ जाती थी। भाजपा का यह कहना था कि अगर केंद्र, दिल्ली और एमसीडी एक ही पार्टी के पास हो तो काम और समन्वय बेहतर होगा, लेकिन नारंग के हिसाब से डीएमसी एक्ट में बदलाव होने के बावजूद भी यह मॉडल फेल हो गया है। पैसे की कमी और सैलरी डिले दिखाता है कि भाजपा एमसीडी को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। जो वादे किए गए थे वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा नीत एमसीडी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शिक्षकों की वरिष्ठता सूची गलत बनाई और सुप्रीम कोर्ट और डीओपीटी की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। कई शिक्षकों को सूची में शामिल ही नहीं किया गया और उनकी ज्वाइनिंग डेट्स गलत लिखी गई। आम आदमी पार्टी के मुताबिक यह सब भाजपा समर्थक शिक्षकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। इसके अलावा 46 शिक्षकों को जबरन तबादला भी किया गया, जिसमें कुछ बीमार शिक्षक भी थे, सिर्फ 26 भाजपा समर्थकों को समायोजित करने के लिए। अब बात करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म का घोटाला। 6.6 करोड़ रुपए के स्कूल यूनिफॉर्म जो 60,000 छात्रों के लिए थे, वो 10 साल से गोदामों में पड़े हैं, कभी बांटे ही नहीं गए। आम आदमी पार्टी ने इसमें भी कार्रवाई में देरी और दुरुपयोग का आरोप लगाया है। एक पार्टी का नियंत्रण पर काम बेहाल। भाजपा ने कहा था कि अगर एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सब एक पार्टी के पास हो तो बेहतर समन्वय होगा, पर वास्तविकता में सफाई और कूड़ा प्रबंधन में देरी है। 820 करोड़ रुपए का फंड अब तक एमसीडी तक नहीं आया। स्टाफ की सैलरी 10 से 20 दिन लेट मिल रही है। यह सब बताता है कि शक्ति एक ही पार्टी के पास होने के बावजूद शासन में न सुधार आया, न ही जवाबदेही बनी, बल्कि इसका गलत फायदा उठाकर राजनीतिक संरक्षण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया और इसका असर जनता पे पड़ रहा है। शिक्षक और छात्रों दोनों को नुकसान है। नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता गिर रही है। लोक सेवकों का मनोबल कम हो रहा है। लोगों को सरकार पर भरोसा टूट रहा है। जब एमसीडी जैसे संस्थानों में राजनीतिक पूर्वाग्रह, भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी की कमी होती है तो सरकारी सिस्टम सिर्फ नाम का रह जाता है। लोगों के लिए जो काम होने चाहिए वो या तो रुक जाते हैं या घोटालों में उलझ जाते हैं। भाजपा के नियंत्रण में भी अगर यह सब हो रहा है तो यह स्पष्ट संकेत है कि सिस्टम को सुधारने के बजाय उसे राजनीतिक फायदे के लिए चलाया जा रहा है और इसका नुकसान सीधा दिल्ली के लोगों को हो रहा है। दिल्ली की हवा में सांस लेना एक बड़ी चुनौती बन चुका है और इस गंभीर समस्या से निपटने में भाजपा सरकार के प्रयास और दावे सवालों के घेरे में हैं। दिल्ली सरकार ने एंड ऑफ लाइफ EOL व्हीकल इंपाउंडिंग पॉलिसी को रोल आउट के सिर्फ 2 दिन बाद ही रोक दिया। इस पॉलिसी को रोकने का मुख्य कारण तैयारी की कमी और इन्फोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी खामियां थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लाउड स्पीकर खराब थे और दिल्ली NCR में व्हीकल डेटा समन्वय की कमी थी। नागरिकों को उनके वाहनों के EOL मार्क होने की रियल टाइम जानकारी नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें परेशानी हो रही थी। कमीशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 1 जुलाई को पेट्रोल पंप को भी EOL वाहनों को ईंधन न देने का आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने CAQAM को लिखा कि उनके पास इस नीति को लागू करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा नहीं है और इसे लागू करना मुश्किल है। इस नीति से 60 लाख से अधिक वाहन प्रभावित होते। नीति के रोल आउट के बाद जनता और विपक्ष में भारी विरोध मिला, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि वाहनों को मनमाने ढंग से जब्त नहीं किया जाएगा। आर्टिफिशियल रेन पर सवाल और केंद्र सरकार की पहले की चुप्पी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 4 जुलाई 2025 के बीच आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल का ऐलान किया था। उद्देश्य था प्रदूषण को कम करना, लेकिन लोग पूछ रहे हैं मानसून के समय पर जब वैसे ही बारिश हो रही है तो आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल का क्या फायदा। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने भी यही सवाल उठाया, क्योंकि मानसून के बाद दिल्ली में पानी भर जाता है तो समय पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पहले आम आदमी पार्टी ने मांगा था, तब इग्नोर किया गया। नवंबर 2024 में आम आदमी पार्टी ने केंद्र से क्लाउड सीडिंग की अनुमति मांगी थी और कहा था कि ये मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसके लिए ना तो बैठक हुई न मंजूरी मिली। अब भाजपा कह रही है कि उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, IIT कानपुर को भुगतान भी किया और पूरा श्रेय ले रही है। केंद्र का कहना है कि 2016 में 110 दिन ऐसे थे जब हवा थोड़ा ठीक था। 2023 और 24 में यह 200 दिन हो गए। यह प्रगति GRP, NCAP, स्वच्छ ईंधन निर्माण नियंत्रण जैसे योजनाओं से हुई है।
यह केंद्र का दावा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? PM 2.5 WHO की सीमा से 14 गुना अधिक है। अध्ययन कहती है कि सरकारी नीतियों का ज्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है। एयर प्यूरिफायर सिर्फ कमरों में काम करते हैं, बाहर कोई फायदा नहीं। लैंडफिल में आग लगती है, सड़कें धूल से भरी रहती हैं, निर्माण नियमों का पालन नहीं हो रहा है। GRP 2025 में 7 बार लग चुका है, इसका मतलब प्रदूषण नियंत्रण में नहीं है। वर्तमान में वायु गुणवत्ता सूचकांक ठीक है, लेकिन मानसून की वजह से जुलाई 2025 का AQI संतोषजनक है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि बारिश चल रही है। सर्दियों में यह AQI 800 प्लस हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। प्रदूषण नियंत्रण के काम में या तो जल्दबाजी में बिना योजना के काम होता है, जैसे मानसून में आर्टिफिशियल रेन, या फिर महत्वपूर्ण योजनाएं देरी से होती हैं, जैसे क्लाउड सीडिंग पर पहले अनदेखी करना। आपातकालीन योजनाएं बार बार लागू होती हैं, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं दिखते। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यमुना नदी, जो दिल्ली की जीवन रेखा मानी जाती है, अब दशकों से सीवेज डिस्चार्ज के कारण एक प्रदूषित नाला में बदल चुकी है, जिसमें नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसकी सफाई के लिए कई योजनाएं और दावे किए गए हैं, लेकिन जमीन पर उनका क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने योजना बनाई थी कि ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किया गया पानी यमुना में छोड़ा जाएगा, ताकि नदी का पानी थोड़ा साफ हो, लेकिन इस परियोजना में काफी महीने की देरी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से अनुमति नहीं मिल पा रही थी। यह अनुमति आखिरकार 1 मार्च 2025 को मिली, और अब यह उम्मीद है कि बचा हुआ काम 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रवाह भी फरवरी 2026 तक यमुना में छोड़ा जा सकेगा। यमुना को जिंदा और प्राकृतिक बनाए रखने के लिए कम से कम 23 क्यूमेक पानी की जरूरत है, लेकिन अभी नदी में सिर्फ 10 क्यूमेक ही पानी है। योजना के हिसाब से ओखला STP से 5.69 क्यूमेक उपचारित पानी यमुना में डाला जाएगा, जो सिर्फ थोड़ी राहत देगा, लेकिन आवश्यक स्तर से अब भी काफी कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना को साफ करने के लिए 9,000 करोड़ का 45 सूत्री कार्य योजना शुरू की है, जो अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर यमुना को साफ करने पर वार फुटिंग पर काम कर रहे हैं। इसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 360 छोटी बड़ी नालियों का दोबारा सर्वेक्षण करेगा, 22 मुख्य नालों का ड्रोन सर्वेक्षण होगा और 67 जगहों पर प्रदूषण की निगरानी होगी। यमुना सफाई के लिए बड़े बड़े वादे, करोड़ों का बजट घोषित किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम धीमा और अधूरा ही दिखता है। 9,000 करोड़ रुपए की योजना और युद्ध स्तरीय सहयोग के दावों के बावजूद यमुना अभी भी एक प्रदूषित नाला ही बनी हुई है। यह सब मिलकर दिखता है कि यमुना जैसे मुद्दे पर विफलता भी उसी कहानी का हिस्सा है, जहां भाजपा ने दिल्ली को कुप्रबंधन करके बर्बाद किया है। शहरी विकास, खासकर आवास परियोजनाओं में दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे केंद्रीय सरकार की संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इनकी परियोजनाओं में भी कई कमियां और देरी देखी जा रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की द्वारका सेक्टर 19B में लग्जरी फ्लैट्स योजना खरीदारों के लिए एक नाइटमेयर बन गई है। आवंटियों ने इसमें निर्माण गुणवत्ता से जुड़ी हुई कई गंभीर शिकायतें की हैं, जैसे आसमान निर्माण, जंग लगे लोहे की फिटिंग्स, सीपेज की समस्याएं, टूटी हुई दीवारों की टाइल्स और नीचे पैची सीमेंट, अधूरी दीवारों और प्लास्टरिंग से दिखते बिजली और पानी के पाइप्स। कुछ आवंटियों ने पुराने फिटिंग्स का उपयोग करने के आरोप भी लगाए। घर के कब्जे में भी काफी देरी हो रही है। DDA ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताया कि परियोजना जो जून 2024 में पूरी होनी थी, अब अक्टूबर 2024 तक देरी हो सकती है। इससे देरी की वजह से खरीदारों पर काफी वित्तीय दबाव आ गया है। उन्होंने पहले ही 75% भुगतान कर दिया है। उनकी लोन की EMI भी शुरू हो चुकी है और साथ ही उन्हें अपने वर्तमान किराए का खर्चा भी उठाना पड़ रहा है। अप्रैल 2024 में जब खरीदारों ने बार बार अनुरोध किया, तब जाकर परियोजनाओं को रेरा के तहत पंजीकृत किया गया। रेरा ने फिर इस मामले में हस्तक्षेप किया। शोध कहता है कि मालिक से संबंधित कारक जैसे कि DDA, जो खुद परियोजना का मालिक है, काफी बार परियोजना देरी का मुख्य कारण होता है। साथ ही परियोजना की अस्पष्ट योजना, प्रेरणा की कमी और खराब नियंत्रण प्रणाली भी देरी का कारण बनती है। जब DDA जैसी केंद्रीय प्राधिकरण, जो सीधे केंद्र के अधीन आती है, अपनी आवास योजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ विस्तृत नहीं कर पाती, जब DDA जैसा सरकारी संस्थान इतनी बड़ी देरी और विफलता दर्शाता है, तो यह बस एक निर्माण का मुद्दा नहीं रहता, बल्कि यह दिल्ली के समग्र विकास मॉडल की विफलता का हिस्सा बन जाता है। यह प्रमाण है कि दिल्ली सिर्फ राजनीति के संघर्षों से नहीं, बल्कि खराब क्रियान्वयन और प्रबंधन से भी बर्बाद हो रही है।
दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक और बदलाव आया जब मोहल्ला क्लिनिक, जो आम आदमी पार्टी सरकार के युग की पहचान बन चुके थे, अचानक बंद होने लगी। 2015 से 2023 के बीच 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे पड़ोस स्तर पर सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए। लेकिन भाजपा सरकार के पहले 100 दिनों में ही 250 क्लिनिक बंद कर दिए गए। अब नए नाम के साथ क्लिनिक फिर से शुरू हो रहे हैं। आरोग्य मंदिर योजना है 1139 नए केंद्र खोलने की। लेकिन सवाल यह उठ रहा है, क्या यह सिर्फ रिब्रांडिंग है, क्या श्रेष्ठ सेवा की वास्तविक बात है? आलोचकों का कहना है कि यह राजनीतिक दिखावा है जिसमें पुरानी योजनाओं को हटाकर नई पैकेजिंग में बेचा जा रहा है, लोगों की स्वास्थ्य पहुंच की कीमत पर। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे दिल्ली, जो हमारी राजधानी है, कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है और कैसे इसमें भाजपा सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में है। शासन केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता संघर्ष ने खासकर दिल्ली सेवाएं विधेयक के बाद निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कमजोर कर दिया है, जिससे नीति कार्यान्वयन में रुकावट आ रही है और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। जब उपराज्यपाल को सिविल सेवकों पर अंतिम अधिकार मिल जाता है तो निर्वाचित सरकार अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से अंजाम नहीं दे पाती और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। 4 इंजन सरकार का दावा, जिसमें केंद्र, एमसीडी, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल सभी एक ही पार्टी के नियंत्रण में है। जमीन पर बेहद समन्वय के बजाय जवाबदेही की कमी और राजनीतिक दोषारोपण की स्थिति पैदा करता है। भाजपा शासित एमसीडी में सफाई, कचरा प्रबंधन और कर्मचारियों की तनख्वाह में देरी और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। 820 करोड़ रुपए के फंड न मिलने और अवैध हस्तांतरण जैसे मुद्दे बुनियादी नागरिक सेवाओं की स्थिति खराब कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि शक्ति के केंद्रीकरण के बावजूद जमीन पर सेवाओं में कमी देखी जा रही है और संसाधनों का दुरुपयोग या गलत प्रबंधन हो रहा है। पर्यावरण, वायु प्रदूषण पर सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में आसमान जमीन का फर्क है। ईओएल वाहन नीति का विफलता हो या कृत्रिम बारिश पर सवाल, यह स्पष्ट है कि दीर्घकालिक समाधानों की जगह अधूरे और प्रतिक्रियात्मक उपाय लिए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रहती। यह प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण दिल्ली के पर्यावरण को और खराब कर रहा है। दृष्टिकोण और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी प्रदूषण की बुनियादी कारणों को संभालने में असफल रहती है। यमुना की सफाई भी सिर्फ वादों तक ही सीमित लगती है, देरी और अधूरे प्लान के साथ, जिसमें नदी एक नाला बनी हुई है बड़े बजट और वार पुटिंग के दावों के बावजूद। नदी का प्रदूषण शासन की असफलता का प्रतीक बना हुआ है। डीडीए जैसी केंद्रीय सरकारी संस्थाओं की परियोजना में भी निर्माण, गुणवत्ता और देरी की गंभीर शिकायतें हैं, जिससे आम जनता को वित्तीय और मानसिक नुकसान हो रहा है। यह असफलता जनता के विश्वास को कमजोर करती है और शहरी विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में कमी को दर्शाती है। यह सब अलग अलग मुद्दे नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। जब शासन कमजोर होता है, फंड नहीं पहुंचते और नीतियां ठीक से लागू नहीं होती तो शहर का हर पहलू प्रभावित होता है। दिल्ली की हवा, पानी, सफाई और रहने की गुणवत्ता, सब पर बुरा असर पड़ रहा है। यह सब मिलकर दिल्ली को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां उसकी पहचान ही खतरे में है। यह सिर्फ इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम सबको सवाल पूछने होंगे, क्या हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं? क्या हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से बेहतर शासन की उम्मीद नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की स्थिति में सच में सुधार की जा सकती है या यह विनाश ऐसे ही चलता रहेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको सच्चाई पता चले। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।